Going behind the stage. Now the stays on the left side will be as shown in the chart. Thank you. हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित कथा संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी अकादमी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार करती है। उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम है जो कथा संगोष्ठी के रूप में आयोजित किया जा रहा है और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और हिंदी अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री विष्णु खरे जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया वो मंच पर आकर के अपना आसन ग्रहण करें और हमारे इस कथा संगोष्ठी को कथा के माध्यम से जो इसको सार्थक करेंगी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका सुश्री ज्योति चावला जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। और ये जो परंपरा हिंदी कथा की या कथा विधा की जो प्रायः हास्य पे जो चली गई और उसको अपनी आलोचना समालोचना से वापस लाने वाले हिंदी के समालोचक और अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर वैभव सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपना आसन ग्रहण करें और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने साथ उनकी कहानी भी है, श्री महेश दर्पण जी की। अपने साथ आज महेश दर्पण जी हैं और इस कथा संगोष्ठी का सूत्र मैं उन्हीं के हाथों में सौंपूंगा, उन्हीं के करकमलों में सौंपूंगा। तो आज इस कथा संगोष्ठी का संचालन करने वाले, इस कथा संगोष्ठी का संयोजन करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार श्री महेश दर्पण जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर आकर के, डाइस पर आकर के इस कथा संगोष्ठी को सुरुचिकर बनाने के लिए मैं हिंदी अकादमी की ओर से आपको आमंत्रित करता हूं, श्री महेश दर्पण जी। हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित इस कथा संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले जो कि परंपरा है अतिथियों के स्वागत और सम्मान की, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जीतराम भट्ट से कि वे अतिथियों का सम्मान पुष्पगुच्छ से करें। श्री विष्णु खरे का सम्मान, कुछ बातें हमारी भी मान लीजिए। श्री वैभव सिंह जी का सम्मान, और श्रीमती ज्योति चावला का सम्मान। और श्री महेश दर्पण आगे। ये तो फिर बहुत आगे तक जाएगी, फिर मैं आपको जी श्री महेश दर्पण जी हिंदी अकादमी समिति के माननीय सदस्य भी हैं और आपका सहयोग बराबर पहले भी हमें मिलता रहा है और आज इस कथा संगोष्ठी का सूत्र आपने संभाला, इसके लिए प्रति हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करते हैं।
मित्रों, यहाँ प्रबुद्ध समाज बैठा है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं कि कहानी का संबंध कहन से है। कहन से है ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन कहानी को आज का कहानीकार बगैर देखे सुना सकता है क्या? राजस्थान में एक सज्जन है, वेददान सुधीर, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और विजयदान देथा के भाई हैं। एक बार वो दिल्ली आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई कहानी दीजिए, आधुनिक कहानी, राजेंद्र यादव की हो, मोहन राकेश की हो, निर्मल वर्मा की हो, कृष्णा स्वरूप जी की हो, और मैं हफ्ते भर बाद 5 दिन के बाद आपको वो कहानी 500 लोगों के बीच बैठे सुना सकता हूँ। उन्होंने ये कहा तो मुझे ब्रजेश्वर मदान की याद आई, जो पान की दुकान पर मिल जाते थे और कहते थे जरा पान खा लें, और उसी बहाने वो अपनी 15 मिनट की एक कहानी सुना देते थे, मौखिक। वो कॉमा और फुल स्टॉप कहाँ आएगा ये हम लोग महसूस करते थे। ऐसे ही कुछ संस्मरण दिल्ली के दूसरे लोगों के साथ भी हैं, लेकिन आज हमारे साथ इस कथा संगोष्ठी में भाग लेने के लिए ज्योति चावला काफ़ी दूर से आई हैं। मेट्रो में दिल्ली में लंबा सफ़र करना कैसा होता है ये हम लोग जानते हैं। और हमारे साथ हैं गंभीर युवा कथा आलोचक वैभव सिंह, जो ज्योति चावला के साथ उनकी कहानी पर ही नहीं, अपने समय की कहानी पर भी बात करेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ज्योति चावला और वैभव सिंह एक साथ यहाँ हैं, इसके कारण हैं। ज्योति चावला की एक कविता है, वह कहता रहा और मैं सुनती रही, वह कहता रहा और मैं करती रही। इस तरह एक दिन मैं बेगानी हो गई अपनी जुबान से। मैं नकारने की भाषा भूल गई। ये जो अनुकूलन की संस्कृति के विरुद्ध एक स्वर है, इसे समझते हुए मुझे लगा कि वैभव सिंह जब ये कहते हैं, ऐसी स्त्रियां जो पुरुष से हारने में सार्थकता देखती हैं, वे खुद चलकर उसके पास आ जाएंगी। पितृसत्ता उसे हिंसक, घृणित या आक्रामक बनाकर उसके व्यक्तित्व के पूरे सौंदर्य को नष्ट कर देती है। इसीलिए नारीवाद अगर यह कहता है तो ठीक ही कहता है कि पितृसत्ता केवल स्त्रियों के खिलाफ नहीं बल्कि पुरुषों के खिलाफ भी है। वह स्त्री को अगर स्वतंत्रता से वंचित करती है तो पुरुष को उसकी मानवीयता से। ये कारण है दो साहित्यकारों का एक साथ बैठना। और जो आज संयोग से हमारे साथ भले ही हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष की हैसियत से बैठे हैं, विष्णु खरे जी, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि दर्जन भर से ज़्यादा कहानियाँ एक समय लिख चुके हैं। पहली गद्य रचना तब छपी थी जब मुक्तिबोध साहित्य संपादक हुआ करते थे, उनके वक्त का। और जिन्होंने उनकी गद्य कविताएं पढ़ी हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद 4 या 5 वर्ष पहले तद्भव में जो गद्य कविताएं छपी थी, उनकी देश भर में खासी चर्चा रही थी। आज ये कहानी गोष्ठी एक कहानीकार, एक समालोचक, एक अध्यक्ष और आप सबके साथ होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से और माँ का जवान चेहरा जैसे कविता संग्रहों, और अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती जैसे कहानी संग्रह की रचनाकार ज्योति चावला को कहानीकार के रूप में हम सब जानते हैं। वो एक जिम्मेदार माँ, एक अच्छी अध्यापिका और एक सामाजिक भी है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे आएँ और चाबी, घर और अंधेरा शीर्षक अपनी कविता कहानी हमें सुनाएं। ज्योति चावला। ये 1 सेकंड इसलिए छीना गया है ज्योति जी से कि हम सब लोग अपने अपने सेल फोन बंद कर देंगे तो कहानी ज़्यादा मज़े से सुन पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महेश जी, आदरणीय विष्णु खरे जी,
महेश दर्पण जी, वैभव जी, जीतराम भट्ट जी, सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है चाबी, घर और अंधेरा। हालांकि मैं स्त्रीवादी रचनाएं ज़्यादा लिखती हूँ, लेकिन ये कहानी भारत के विभाजन और भारत के विभाजन के बाद एक उभरे परिवार का फिर से विस्थापन, इस कड़ी को जोड़ती एक कहानी है जो थोड़ी लंबी है। मैंने छोटी करने की कोशिश की है। पृष्ठभूमि में सिर्फ बताना चाहूँगी क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार से आती हूँ और बहुत सारी घटनाएं इसमें ऐसी हैं जो मैंने अपने नाना जी के मुँह से सुनी हैं। 100 साल की अभी हुए और उनकी अभी मृत्यु हुई है, तो बहुत सारी घटनाएं और इस कहानी को उनके चेहरे पे घटते हुए मैंने देखा है। तो उसकी कड़ियों को जोड़ते हुए और हाल ही में जो रोहतक में एक घटना हुई थी उसको जोड़ते हुए मैंने कहानी लिखने की कोशिश की है, चाबी, घर और अंधेरा। दौलत राम ने जब पेशावर के अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाया था तो उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी ही वे उसे खोलने भी आएंगे। हाँ, ये जल्दी कितनी जल्दी आएगा उन्हें भी नहीं पता था। सब अंधकार था। उस रात दौलत राम को नींद नहीं आ रही थी। 70 बरस बीतने को आए इस घटना को, लेकिन जैसे वे आज भी उनके दिल में कहीं सुलग रही थी। आज भी अचानक वे आंखों में ऐसे उतर आती जैसे सब कुछ अभी बिल्कुल अभी घटा हो और दौलत राम भीतर तक सिहर जाते। आज उनकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। उम्र के 92 वर्ष को पूरा करते करते उनकी सांसें साथ छोड़ने को आतुर हैं, ऐसे जैसे कह रही हूँ कि और कितना साथ दे तुम्हारा। जब आग से पूरा पंजाब धधक रहा था, जब चारों तरफ मनहूस मातम छाया हुआ था, तब भी मैं तुम्हारे साथ बनी रही। जब रेलगाड़ियों पर लद कर लाशें एक सरहद से दूसरी सरहद आ जा रही थी, जब आंखों के सामने कितनी औरतों को सिर्फ शरीर में तब्दील होते देख रहे थे तुम, तब भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। और वहाँ से हिंदुस्तान आकर कैंपों में जिंदगी काटते और फिर सड़कों पर जब घूम रहे थे मासूम अनाथ, तब भी मैं बनी रही तुम्हारे साथ। अब और कितना साथ चाहते हो दौलत राम। आज जैसे दौलत राम और मौत के बीच जंग चल रही थी और लगता था पहली बार मौत जीत जाएगी। दौलत राम को कोई अफसोस नहीं था। भरा भूरा परिवार उनकी आंखों के सामने था। बंटवारे के समय ही उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया था। खुशकिस्मत मानते थे दौलत राम तब भी खुद को कि खुदा की मेहर है कि उसने उन्हें बेटी नहीं दी थी, नहीं तो बेटे से न जाने कितनी खौफनाक मौत मरना नसीब होता उसे। वह समय ही कुछ ऐसा था। पागलपन सवार था लोगों पर। कल तक साथ रहने वाले आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। कल तक जो बहन बेटियां थी वे केवल शरीर होकर रह गई थी। अजीब हैवानियत का दौर था वह। उस रात जो ताला लगा कर निकले दौलत राम तो फिर कभी न लौट सके वहाँ, कभी नहीं। लेकिन वह घर, वह दहलीज, वह वेड़ा ज़रूर उनके साथ चला आया था, इंसानों द्वारा खींची गई सरहदों को लांघ कर। वो वेड़ा, वो मोहल्ला, वो बाजार, वे चौक चौराहे, इक्के घोड़े आज भी उनके जहन में जिंदा हैं। समय व काल की सारी सीमाओं को लांघ कर वे आज भी उन्हें वैसे ही पुकारते हैं। कितना कुछ याद आ रहा था इस पर दौलत राम को। प्रकाशो यानी प्रकाशवंती से उनका ब्याह, किस तरह डोली लेकर भी विदा हुए थे रात के तीसरे पहर। पूरा कुंबा साथ था, लेकिन तब भी उन्हें लग रहा था कि प्रकाशों की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी ही है। और वही प्रकाशों उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। 9 बरस होने को आए उसे गए हुए। प्रकाशों का निधन क्या हुआ, लाला दौलत राम एकदम अकेले हो गए। वैसे तो उनका भरा पूरा परिवार है और उनके बेटे बहू ने भी उन्हें सर माथे पर रखा, लेकिन पत्नी का साथ न होना आदमी को खाली कर ही देता है। आज उनकी आंखों के सामने उनकी 3 बेटियां, बेटियों के परिवार, बेटा, उसका बेटा और बेटी सब थे। पूरा भरा पूरा परिवार था आज उनका। एक बेटा गंवाया था उन्होंने और हिंदुस्तान आकर इन 4 बच्चों के पिता बने थे वो। प्रकाशों के जाने के बाद ये पलंग, ये खिड़की जैसे सब अधूरे से लगने लगे थे दौलत राम को। उन्हें लगने लगा था कि हवाएं जो संदेशे लेकर आएंगी प्रकाशों को वहाँ ना पाकर वापस लौट जाएंगी। लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें कभी अकेला नहीं होने दिया। सब ने मिलकर उन्हें सर माथे पर रखा, ऐसे जैसे न जाने कोई धरोहर हो उनके माथे। बेटे ने बेटे से बढ़कर फर्ज निभाया। दामादों ने खूब सत्कार किया उनका। आज अंतिम घड़ी में सब उनके साथ हैं, उनके बच्चे, उनका परिवार, प्रकाशों, पेशावर का वह घर, वह मोहल्ला। दौलत राम की आंखों से 2 आंसू लुढ़के और उन्होंने अपना हाथ अपने कुर्ते की दाहिनी जेब की ओर बढ़ाया। पुरुषोत्तम समझ गए कि बाबूजी का अंतिम वेला आ गया है। जिस चाबी को वे उम्र भर अपने सीने से लगाए घूमते रहे, जो पल भर भी उनसे बिछुड़ती तो उन्हें लगता कि उनकी जड़ें ही कटती जा रही हैं, आज वह चाबी उनके हाथ में है और उसे उन्होंने मनोहर की तरफ बढ़ा दिया है। पुत्र, ए चाबी नहीं, ए मेरे जीवन, मेरे पुरखियां दी पहचान है, एनु साम के रखे पुत्र। दौलत राम की आंखों से आंसू बह रहे थे और आंसुओं के साथ पूरा परिवार जैसे नदी हो गया था।
सबकी आंखें भीग गई थी। पिता के अंतिम वाक्य, उनका घर छूटने का दर्द और एक बुजुर्ग पिता को खो देने का भय, सबने मिलकर माहौल को बेहद उदास बना दिया था। मनोहर पुत्र, तेरा प्यो ते कदे नहीं समझ सके, तेरा प्यो ते कदे समझ नहीं सकिया, पर मैंने पता है तू मेरी गल नहीं टाल सकता। बेटा एक बारी, बस एक बारी तू जाए जरूर। ए चाबी, वो ताला। दौलत राम की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन चेहरे की बेबसी सब कुछ कह रही थी। मनोहर सब समझ रहा था कि दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं, वही जो वे सालों से अपने बेटे यानी पुरुषोत्तम से कहते रहे और जिसे बरसों से पुरुषोत्तम टालते रहे, दादाजी को उनके पुरखों की जमीन की यात्रा करवाने का। पुरुषोत्तम जो आज तक पिता की शिक्षा को इतने वर्षों में पूरा न कर पाए, आज पहली बार मनोहर की हथेली पर इस चाबी का वजन वे खुद महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि ये चाबी इतनी हल्की भी नहीं है जितना हल्के में वे उसे लेते रहे। आज उन्हें भी पिता की तरह चाबी के पीछे एक ताला नजर आने लगा है, ताला जो शायद आज भी किसी पहचाने हाथ के स्पर्श का इंतजार कर रहा था। पिता की आंखें मूंद चुकी थी और वह चाबी अब मनोहर के हाथ में थी। लाला जीवनलाल एंड सन्स, पेशावर वाले। पुरुषोत्तम लाला दौलत राम का इकलौता बेटा है। लाला दौलत राम जब पूर्वी पंजाब के पेशावर से उजड़कर हिंदुस्तान पहुंचे तो उनके साथ थी उनकी पत्नी के कांधे से टंगी एक पोटली और दिल में टंगी एक 5 साल के बच्चे को गंवा देने के दर्द की गठरी। लाला दौलत राम की जेब में चंद रुपए, जिन्हें वह न जाने कैसे कैसे बचा लाए थे, और एक चाबी जिसके साथ था एक छल्ला जिस पर लिखा था लाला जीवनलाल एंड सन्स, पेशावर वाले। बस इतनी ही कुल जमा पूंजी थी उनके पास। हिंदुस्तान में न कोई जानने वाला था, न कोई सगा। एक अनजान देश था ये उनके लिए। अनजान देश, अनजान लोग, अनजान हवाएं, यहाँ तक कि यहाँ की खुशबू भी अनजान थी उनके लिए। सोने चांदी के व्यापारी लाला दौलत राम की पत्नी प्रकाशों की देह पर तब एक गहना तक नहीं था, बस गले में एक ताबीज़ था जो पीर की दरगाह से मिला था उन्हें परिवार की सुख शांति के लिए। लाला दौलत राम ने जिस शहर को एक दिन बेबसी से देखा था, आज उसी शहर को उन्होंने जीत लिया था। लाला जी अक्सर अपने बच्चों को बताते थे कि उन्होंने इस शहर में तिनके से जीवन शुरू किया है। अनजाने से भटके कई दिनों तक इस अनजान शहर में बस प्रकाशों का साथ था, और वे फिर एक नज़र प्रकाशों की तरफ देखते और कहते, भगवंती तेरा साथ न होता तो आज मैं खाक हो चुका होता। तू ही थी जिसने मुझे तिनका तिनका संजो लिया। लाला दौलत राम के इस वाक्य से प्रकाशों भीतर तक भीग जाती और उनकी आंखें हमेशा की तरह झुक जाती। बेटा, हमने इस शहर में मजदूरियाँ की हैं, गारे के तसले ढोए हैं अपने सर पर, सड़क पर बैठ सब्जियाँ बेची हैं। क्या नहीं किया जिंदा रहने के लिए हम दोनों ने। यह मेरी प्रकाशों जो सेठानी बनकर राज करती थी, गहनों से जिसकी देह थक थक जाती थी, उसी प्रकाशों को दाने दाने के लिए मोहताज देखा है मैंने। दोनों हाथों से जिसने पीरों फकीरों को दान दिए, उन्हीं हाथों में छाले देखे नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी उस घड़ी में भी इसने मुझे टूटने नहीं दिया। और आदतन ऐसा कहकर वे कांपने लगते थे, और उसी तरह आदतन प्रकाशों यानी प्रकाशवंती उनके कांधे पर हाथ रख देती थी, ऐसे जैसे इसी स्पर्श को पाने के लिए उनके कंधे कांपे थे। और फिर पाकिस्तान के पंजाबर के पेशावर से सुना लाला दौलत राम ने यहाँ शून्य से फिर जीवन शुरू किया। करीब 20 साल की अटूट मेहनत के बाद आज वही अनजान शहर उनका अपना हो गया था। शरणार्थियों के कैंपों से निकलकर सरकार द्वारा मिली ज़मीन पर एक नए आशियाने की शुरुआत की, मेहनत की, मजदूरी की, अपने घर की नींव से लेकर ईंट तक सब कुछ खुद जुटाया इन्हीं हाथों से। और वैसे भी ऐसा करने वाले अकेले थोड़े ही थे, न जाने कितने लोग आए थे अपने छूट चुके घरों की टीस आंखों में लिए, मरकर फिर जिंदा होना था सबको। लाला दौलत राम को हिंदुस्तान के एक राज्य के एक छोटे शहर में शरणार्थी कोटा से जमीन का एक टुकड़ा मिला था। यह शहर चंडीगढ़ था, कुरुक्षेत्र था, पटियाला था, रोहतक था या कोई और, इससे इस कहानी का कोई वास्ता नहीं है। बस वह हिंदुस्तान का एक छोटा सा शहर था। वह इन शहरों में से कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिस दिन उन्होंने अपनी सुनार की दुकान फिर से खोली तो उसका नाम रखने को लेकर उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। लाला जीवनलाल एंड सन्स ज्वेलर्स, पेशावर वाले का बोर्ड देखकर उनकी आंखें भर आई। बाबूजी के नाम से ही उनकी दुकान पेशावर में थी और अब अपने इस नए कलेवर में फिर से बाबूजी जिंदा होकर उनके सामने खड़े थे। लाला दौलत राम उस समय तक 3 बेटियों और एक बेटे के पिता हो चुके थे, लेकिन दुकान का नाम उनके जहन में पहले से ही स्पष्ट था, लाला जीवनलाल एंड सन्स। इसी दुकान को सजाने, संवारने और बढ़ाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज पूरे शहर में लाला जीवनलाल एंड सन्स की तुकी बोलती है। इतने वर्षों में उन्होंने इतना नाम कमाया कि 3 बेटियों का रिश्ता बिना किसी मेहनत के हो गया। बच्चे खूब पढ़े लिखे, 3 बेटियां शहर के रसूखदार परिवारों में ब्याही गई। लाला जीवनलाल एंड सन्स को 4 चांद लगा दिए पुरुषोत्तम ने। लाला जी ने जब उसे दुकान की गद्दी पर बैठाया तब एक ही बात कही थी, पुत्र जी, यह दुकान से साढ़ा रोजगार नहीं है, यह साड़ी पहचान है, इन्हों दार ना लाना।
और सच, पुरुषोत्तम ने कभी दाग लगने भी नहीं दिया इस नाम को, उल्टा 4 चांद ही लगाए। आज उस दुकान के आगे तो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, हाथ में बंदूक लिए, दरवाजे पर दरबार सलाम ठोकता है और पूरे शोरूम में CCTV कैमरे लगे हैं। करोड़ों के गहने, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का शोरूम। और ऐसा बड़ा शोरूम कोई अकेले थोड़े ही था उस रोड पर, पूरा रोड ही दोनों तरफ शोरूमों से पटा पड़ा था। इसी के चलते शायद इस बाजार का नाम बड़ा बाजार रख दिया गया था। लाला जी ने जब दुकान खोली थी तो बिल्कुल भी विकसित इलाका नहीं था। अब इसे लाला जी की किस्मत ही कह लीजिए कि आने वाले समय में यह बाजार बन गया और फिर यह बाजार चल निकला। आज ये उस शहर का सबसे बड़ा और महंगा बाजार था। रोशनी से नहाए इस पूरे बाजार में खरीदारों की मारामारी होती है। इसी चौराहे से लगभग आधा किलोमीटर पहले दाएं हाथ पर यह शोरूम है लाला जीवनलाल एंड सन्स पेशावर वाले। लाला जीवनलाल की कोई तस्वीर तो नहीं थी दौलत राम के पास, लेकिन पिता का अक्स दिल में खुदा हुआ था। जब दुकान खोली तो अंदाज से ही पिता का स्केच बनवाया था उन्होंने और फिर उसी को फ्रेम में जड़वाकर दुकान के सामने की दीवार पर टंगवाया था। तब से लेकर अब तक फ्रेम तो कई बदले, लेकिन लाला जीवनलाल की तस्वीर वैसी की वैसी ही है। इस शोरूम में जब आप प्रवेश करेंगे तो सीढ़ियों पर 2 दरबान दिखाई देंगे। वही ब्रिटिश अंदाज के कपड़े पहने, लेकिन उन्होंने सिर पर कुल्ले वाली पगड़ी पहन रखी होगी। ये कुल्ले वाली पगड़ी इस शोरूम की पहचान है। लाला जीवनलाल की तस्वीर में भी ये पगड़ी पहने हैं और लाला दौलत राम भी जीवन भर ऐसी ही पगड़ी पहनते रहे। पुरुषोत्तम ये पगड़ी रोज तो नहीं पहनते, लेकिन खास मौकों पर पहनने के लिए उनके पास भी ऐसी कई पगड़ियाँ हैं। फिर आगे बढ़ने पर दरवाजे के दोनों तरफ हाथों में बंदूक लिए गार्ड खड़े होंगे। गेट पर CCTV कैमरा आपका स्वागत करेगा। आलिशान शोरूम और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर सीधे हाथ पर बड़ा सा काउंटर, जिसमें 2 कुर्सियाँ लगी हैं, जिनमें से एक पर बैठते हैं पुरुषोत्तम और दूसरी कुर्सी खाली है जिस पर लाला दौलत राम बैठते थे और जिसे पुरुषोत्तम पुरखों के आशीर्वाद की तरह सम्मान से रखते हैं। उनका मानना है कि ये जगह दौलत राम जी की है, जिसे उनके जीते जी कोई नहीं ले सकता। बड़ा बाजार में लाला दौलत राम की अपनी एक इज्जत है। लाला दौलत राम की इस इज्जत को उनके बेटे पुरुषोत्तम ने बढ़ाया, इसलिए धीरे धीरे अब लाला जी की जगह पुरुषोत्तम की पहचान होने लगी थी। लेकिन सच कहें तो लाला जी की पहचान को लाला जी में समाहित रखने में उनके बेटे को भी मजा आता है। वे अक्सर कहते हैं, अरे कैसे लाला जी तो एक ही हैं, हम तो बस उनके हिस्से हैं। उसकी रूह में है वह इलाका, वह मिट्टी, वह हवा, वह रवायत। पुरुषोत्तम सही मायनों में दौलत राम के बेटे थे। लाला दौलत राम ने अपनी जिंदगी में जितना संघर्ष किया, जितनी दुख तकलीफें झेली थीं, पुरुषोत्तम ने उनमें से किसी को भी बर्बाद जाने नहीं दिया। वे पिता के नक्शे कदम पर थे। वह दिन रात मेहनत करके उन्होंने पिता की गद्दी को संभाल लिया था। पिता का वह वाक्य कि पुत्र जी दुकान से साड़ा रोजगार नहीं है, साड़ी पहचान है, इन दाग न लाना, तो शायद गांठ बांध लिया था उन्होंने। सही मायने में देखा जाए तो दौलत राम ने ऐसे ही बेटे की कल्पना की होगी अपने जीवन में। कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं, काम के प्रति सम्मान और समर्पण। लाला दौलत राम को कोई शिकायत नहीं थी अपने बेटे से, सिवाय एक शिकायत के। पिता के संघर्ष को पुरुषोत्तम ने कितना देखा था ये तो पता नहीं, लेकिन उसे समझा जरूर था। उन्होंने समझा था कि पिता ने इस अनजान शहर में तिनके से शुरुआत की है। यह भी कि उनकी माँ पिता के साथ हमेशा सहारा बनकर खड़ी रही। यह भी कि आज जो कुछ भी उनके पास है वह इन दोनों की अटूट लगन का परिणाम है। यह भी कि पिता के दिल में अपनी ज़मीन, अपनी छूट चुकी जड़ों को लेकर टीस उठती है। नहीं जानता था तो बस ये टीस बहुत गहरे उठती है। दौलत राम ने इस नए शहर, नई ज़मीन पर आकर बहुत मेहनत की थी। अपना वजूद फिर से बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए इज़्ज़तदार ज़िंदगी की व्यवस्था करने के लिए। वे भूल गए थे कि उनके अपने भी कुछ ख्वाब हैं। वे अपने पिता के नाम को फिर से रोशन दिखना चाहते थे, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते थे, अपनी बेटियों को अच्छे घरों में बिहारना चाहते थे। और इस सब में वे इतना रंग गए कि अपनी इच्छाओं की कोई सुध ही न रही उन्हें। न जाने कितने बरस बीत गए इस सब में, पीछे पलट कर देखने का वक्त ही नहीं मिला। बस एक इच्छा मन में रह रहकर टीस मारती रही कि एक बार वापस फिर उसी जगह जाना है जहाँ से घुप अंधेरे में प्रकाशों का हाथ थामे चोरों की तरह भाग आए थे। वे फिर से उस जमीन को छूना चाहते थे, वे उस ताले को छू कर खोल देना चाहते थे, वे उसी आंगन में पल भर सुता लेना चाहते थे। वे अपने उस घर के भीतर के कमरे में रखे पलंग के नीचे पड़े संदूक को खोलकर उसमें सिमटी अपनी बचपन की यादों को टटोल लेना चाहते थे। वे कमरे के भीतर वाली खिड़की को खोलकर उससे आने वाली ताज़ी हवा को अपने चेहरे पर एक बार महसूस करना चाहते थे। और जब तक वे उस सब के लिए वक्त निकाल पाते, उन्होंने देखा कि उनकी उम्र 60 बरस पार कर गई है। बेटियां ब्याही गई हैं, पुरुषोत्तम ने गृहस्थी के साथ दुकान भी संभाल ली है और दौलत राम दादा बन चुके हैं। जो जो दौलत राम के सिर से जिम्मेदारियों का बोझ उतरता गया, त्यों त्यों अपने वतन की याद उन्हें और ज़्यादा सताने लगी। अक्सर वे प्रकाशों से कहते हैं, देख प्रकाशों, गुरु महाराज ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो तो हम दोनों ने जैसे तैसे निभा दी। उन्हें एक बारी ते अपने दिल की गल सुन लीए।
प्रकाश उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही, जैसे उनकी खुशी का लाला जी की खुशी से अलग कोई रास्ता ही ना हो। वह तो हर हाल में लाला जी के साथ रहने के लिए बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकाश उसे लाला जी की हाँ में हाँ मिलाती थी। वे खुद भी एक बार पेशावर के अपने मोहल्ले में जाकर सबसे मिलना चाहती थी। उन दोनों को ऐसा लगता था कि आज भी उनका बेड़ा, वे मोहल्ला ऐसे ही है, बस एक उन्हें छोड़कर सब कुछ पहले जैसा है। आज भी वहाँ ईद के मेले सजते होंगे, इक्के पे बैठकर औरतें मेला घूमने जाती होंगी। आज भी पनवारी की दुकान पर चीनी 4 रुपये सेर मिलती होगी। आज भी वहाँ लड़कियाँ खेतों से छल्लियाँ चुरा कर लाती होंगी और शाम को बलने वाली आग में अपने हाथ से छल्लियाँ भूनकर खाती होंगी और फिर जोर से हंसी के ठट्ठे घुसते होंगे। आज भी बच्चे शाम को प्रीतम के खेत में लगे ट्यूबवेल पर नहाने जाते होंगे और प्रीतम सोटा लेकर उनके पीछे दौड़ता होगा। आज भी वहाँ सांझे चूल्हे बनते होंगे जिनमें औरतें एक साथ रोटियाँ बनाती होंगी। कितना कुछ तो एक साथ ताज़ा हो गया प्रकाशों के जहन में। उसके मन में फिर से पेशावर जाने की इच्छा उमड़ने लगी। मैं भूल गई थी कि उस आग में केवल उनकी गृहस्थी नहीं उजड़ी थी, बल्कि पता नहीं कितने अपने बसेरों को अंधेरे मुंह यूं ही अनाथ छोड़कर चले आए थे। मनोहर ने अपने दादा दादी के मन में पल रही इस इच्छा को बहुत करीब से देखा था, या यूं कहें कि उनकी पनपती और धीरे धीरे आस तोड़ती इन इच्छाओं के साथ ही वह जवान हो रहा था। उसने महसूस किया था कि बचपन से सुने किस्से कहानियों में भी लाला जी और बीबी जी ने सिर्फ वही पात्र चुने थे जो उनके अपने वतन से जुड़े थे। इतने साल इस नई सरजमी पर बिताने के बाद भी ये ज़मीन उन्हें कभी अपनी नहीं लगी। लाला जी जब भी वह या छोटी घोड़ा बनने की जिद करते तो वह घोड़ा हुर्र हुर्र करके पेशावर की जेदे के उसी मोहल्ले की गलियों से गुजरता निकलता था। रास्ते में कभी प्रीतम का ट्यूबवेल आता तो कभी चौक बाजार, कभी सुल्तान मियाँ की मुरब्बे की दुकान पर घोड़ा रुकता तो कभी कमली के आम के बगीचे से गुजरता। लाला जी और बीबी जी की रूह आज भी वही है, ये बात मनोहर अच्छी तरह जानता था और बचपन से अपनी तोतली जबान से लेकर आज तक लाला जी और बीबी जी को पेशावर घुमाने के वायदे में करता आया था। लाला जी अक्सर कहते थे उससे, मनोहर पुत्र देखो मैंने प्यार करना है ना। अब मनोहर की गर्दन हिलाते ही कहते थे, ये तो मैंने प्यार करना है तो एक बार सामने दोनों में सरहद पार करा दे बेटा। वे अपनी रॉ में बोलते चले जाते थे, मैंने हूँ परमात्मा तो कुछ नहीं चाहता, बस एक को इच्छा है पुत्र, एक बार अपनी मिट्टी मत्थे ते लाना, एक बार एक दिन दे चाड़ने अपनी दुशाई यानी दहलीज अपनी दुशाई में चूम ला, एक बार ताला खोल के अंदर पैर रखना और संदूक में लेके आ रहा है पुत्र जी, मेरी माँ दिया याद दफा नहीं होते बिच। और ऐसा कहते हुए पेशावर को उस घर की चाबी को हाथ में लिए देखते रहते थे। आंखों से आंसू झरते रहते और पीतल की वे बेजान चाबी जैसे उनके दुख सुख की साझेदार बनकर सबके बीच आ खड़ी होती थी। लाला जी ने इस बीच इतना कुछ खोया पाया, लेकिन वह चाबी एक पल भी उनसे दूर नहीं हो सकी थी। मनोहर इस बात को जानता था और जानता था कि चाबी से अलग उनकी कल्पना भी लाला जी नहीं कर सकते। कि चाबी उनके लिए पीतल का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनका घर है, उनकी पहचान है, उनका पूरा वजूद है। लाला जी को लगता था कि उनके घर छोड़ने के इतने बरसों के बाद भी वह घर वैसा का वैसा ही होगा। दरवाजे पर ताला लगा होगा जो जम गया होगा, सामान पर धूल की मोटी परतें जम गई होंगी, लेकिन सब कुछ होगा वैसा का वैसा। उसी तरह वह संदूक आज भी पलंग के नीचे रखा होगा और अपने खुलने का इंतजार कर रहा होगा। उसी तरह वे खिड़कियाँ, वे दरवाजे आज भी अपनों के स्पर्श की राह तक रहे होंगे। पुरुषोत्तम इस बात को समझते थे कि हर इंसान की जिंदगी में एक शहर, एक गांव ऐसा होता है जो इंसान का ताउम्र पीछा नहीं छोड़ता, उससे ताउम्र वह मोहब्बत करता है। वे ये भी जानते हैं कि लाला जी यहाँ चाहे जितना फल फूल लें, लेकिन उनकी रूह सदा पाकिस्तान के उसी छोटे से कस्बे में अटकी रहेगी। लेकिन 60 बरस एक लंबा अरसा होता है। उन्हें लगता है इतने दिन क्या वाकई अपने भीतर इस जिद को जिलाए रखे जा सकता है। पुरुषोत्तम जानते हैं कि वे वतन, वे कस्बा जिस तरह लाला जी के जहन में है, वे कौन सा जस का तस वहाँ होगा। वे जानते हैं कि वक्त सब कुछ उलट पुलट के रख देता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषोत्तम ने लाला जी की इस इच्छा को कभी गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, जिस तरह ये इच्छा लाला जी के जहन में पड़ रही थी, अब उस तरह तो उसके दिल में पड़ नहीं सकती थी। काम, जिंदगी, घर परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझे रहे कि कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली। हाँ, उन्होंने एक दो बार जरूर इसकी तह में जाना चाहा कि आखिर पाकिस्तान कैसे जाया जाता है। पुरुषोत्तम सोचते रहे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। ऐसा सोचते हुए माँ गुजर गई और उसके पिता भी आखिरी सांसें लेते थे। हाँ, ये जरूर है कि आज जब मरने से ठीक पहले उनको छोड़कर लाला जी ने मनोहर को चाबी थमाई और साथ ही यह कहा कि मैं अपने हमवतन में सुपुर्दे खाक होना चाहता हूँ, तो पुरुषोत्तम का कलेजा कट कर ले लिया। ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन में जो किया सब आज ज़ाया हो गया। एक बेटा होने के नाते उनका अपने पिता के लिए फर्ज था कि वे अपने पिता की सारी इच्छाएं पूरी करते। और हिंदुस्तान की सरजमीन से एक परिंदा उड़ गया। लाला जी ने अंतिम सांसें मनोहर की बाहों में ली थी। पूरा परिवार सामने खड़ा था, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ मनोहर पर टिकी थी। उन्होंने इशारे से मनोहर को करीब बुलाया था। मनोहर ने नम आंखों से लाला जी का सर अपनी गोद में रख लिया था और लाला जी ने चाबी मनोहर की ओर बढ़ा दी थी।
बस यही वह अंतिम दृश्य था जिसमें लाला जी ने मनोहर से एक बार, बस एक बार उस घर जाने की अर्ज की थी और एक ख्वाहिश उसके सामने रखी थी कि मैं अपनी सरजमी में सुपुर्दे खाक होना चाहता हूँ। आज लाला जी की उठावनी है, पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है। बाजार में जैसे अघोषित छुट्टी सी हो गई है। गुरुद्वारे में पैर रखने की जमीन नहीं है। लाला जी की बहुत इज्जत थी बाजार में, लेकिन इतनी मनोहर भी नहीं जानता था। आज तक उसने किसी के मुंह से लाला जी की बुराई नहीं सुनी थी। सब उनके संघर्ष की, उनकी मेहनत की तारीफ करते रहे। सबने पुरुषोत्तम को गले लगाकर सांत्वना दी और लाला जी का नाम यूं ही बनाए रखने का आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा लाला जी का जाना एक इतिहास का जाना है, दो वक्तों को जोड़ते एक पुल का जाना है। लाला जी ने संघर्ष का इतिहास बनाया था और ये दिखलाया था कि चाहे सरहदें तुम बना दो, चाहे जितनी सरहदें तुम बना दो, किसी के दिल पे पहरेदारी नहीं बिठा सकते। तब सब जानते थे कि लाला जी मनोहर के बहुत करीब थे। मनोहर भी लाला जी को अच्छी तरह समझता था, लेकिन सब ये भी जानते थे कि पुरुषोत्तम जैसा मेहनती और समझदार बेटा मिलना किस्मत की मेहर ही है। हो सकता है किसी एक वजह से लाला जी के मन में मलाल रह गया हो, लेकिन पुरुषोत्तम में दोष ढूंढना चांद में दाग ढूंढने जैसा है। मनोहर आज दुखी था, शायद खुद से बेहद नाराज थी कि लाला जी ने जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया वह भी उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका। पर आज उस पर बाबूजी का उसे पगड़ी रस्म के लिए आगे करना, वह भी बाबूजी से कम दोषी कैसे था? कुछ अरमान बनकर भी जिंदा रह जाते हैं। मनोहर जानता था कि लाला जी का अपनी जगह जमीन को छू लेने का अरमान उनके साथ ही चला गया, लेकिन देह त्यागते वक्त लाला जी की इच्छा को मनोहर किसी भी तरह पूरी करना चाहता है। बार बार उसके दिमाग में ये घूमता, मैंने मेरी मिट्टी में जिसे सुपुर्दे खाक करना। मनोहर की हथेली पर चाबी रखते हुए भी उनमें जीने की लालसा थी। एक बार अपने अधूरे ख्वाब को जी लेने की तमन्ना थी। उनकी आंखों के लाल डोरे कितना कुछ कह रहे थे। जबान ने जब उनका साथ छोड़ा उसके बाद भी उनकी आंखें बोल रही थी। सांसों की डोर टूट चुकी थी, लेकिन आंखें उस पल भी एकटक मनोहर को निहार रही थी, ऐसे जैसे कह रही हूँ पुत्र जी तुसी भी। मनोहर जानता था कि लाला जी ने उससे कुछ उम्मीदें रखी थी। एक ख्वाब को पूरा करने का जिम्मा उन्होंने मनोहर के कंधों पर दिया था। और लाला जी को आग देकर जब सब लोग घर लौटे तो मनोहर ने सारी बिरादरी के सामने ये बात कह दी कि लाला जी के फुल कीर्तिपुर नहीं ले जाए जाएंगे। कीर्तिपुर किरतपुर जहाँ संस्कार के बाद अस्थियों को ले जाया जाता है। मनोहर के वाक्य बोलते ही हलचल हो गई, लेकिन मनोहर ने सबके कयासों को विराम देते हुए बिना वक्त लिए कह दिया, मैं उन्होंने फुल लेके पेशावर जाऊँगा, उन्होंने अपनी सरजमीन दे, उन्होंने अपने बेड़े विच ताकि लाला जी की आत्मा ਨੂੰ उठा मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। यही लाला जी की आखिरी इच्छा थी और मैं मैं अब किसी भी कीमत पर उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करके रहूँगा। मनोहर के बाबूजी जमीन पर बैठे थे। कई लोग वहाँ इकट्ठे थे। ये ऊपर का वही कमरा था जिसमें लाला जी रहते थे, वही कमरा जहाँ लाला जी ठंडी हवा के बीच अपने पिंड को याद किया करते थे। जमीन पर सफ़ेद चादर बिछी थी। सब भौचक रह गए। अमृतसर वाले फूफा जी ने तो कहा, पुत्र जी पता भी है तुसी की कह रहे हो, ऐ नहीं हो सकता। भले ही वो हमारा पिंड है, भले ही उस मिट्टी में हमारा खून पसीना मिला हुआ है, भले ही वहाँ की फिजाओं में हमारी सरगोशियाँ हैं, लेकिन अब वहाँ जाना क्या आसान है? ये दो मुल्क है बेटा जी, और सिर्फ दो मुल्क ही नहीं बेटा, दुश्मन के दो घर हैं। सभी बड़े बुजुर्गों ने अपने अपने तरीके से विरोध किया। मनोहर चुप था, लेकिन उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह मानने वाला नहीं। तभी उसके बाबूजी पुरुषोत्तम उठे और अपने बेटे के ठीक सामने खड़े हो गए और कहा, असी जरूर जावांगे। हुण मैं समझ सकना कि लाला जी किन्ने बेचैन सी, असी जरूर जावांगे। सारे रस्मों और रिवाज खत्म हो जाने के बाद मनोहर ने पेशावर जाने की अपनी मुहिम शुरू कर दी। तय हुआ कि सपरिवार जाया जाएगा और लाला जी की अस्थियों को उनके ठोर पहुंचाकर ननकाना साहब में मत्था टेककर वापस लौटा जाएगा। इस बीच वह शिद्दत से महसूस करता रहा कि जो मुल्क कभी एक थे उनके बीच कितनी सरहदें खड़ी कर दी कुछ लोगों ने, लेकिन चाहकर भी दिनों के बीच सरहदें न खड़ी कर पाए। आज भी लाला जी की आत्मा उस सरहद को पार कर वहीं अपनी गली कूचों में भटक रही होगी, जिसे किसी पासपोर्ट या वीज़ा की दरकार नहीं। पुरुषोत्तम ने अपने परिवार के साथ चलने का कार्यक्रम तय कर लिया। हालांकि बहुत से सवाल उसके मन में आ जा रहे थे। आखिर कौन होगा वहाँ? वह घर तो तभी कब्जा लिया गया होगा, कौन पहचानेगा उन्हें? लेकिन लाला जी के जाने के बाद उनके सपनों से जैसे उनका नाता सा जुड़ गया था। पुरुषोत्तम कोई तर्क नहीं करना चाह रहे थे, बस अब लाला जी की आंखों से उस सरजमी को देखना चाहते थे, उनकी आत्मा से उसे महसूस करना चाहते थे और लाला जी को अंत में उनकी अपनी धरती पर छोड़ आना चाहते थे। शायद यही बेहतर होता, शायद इसी में उनकी आत्मा को सुकून मिलता। उस आसमान का रंग कुछ और ही था। जितना कठिन था उनका इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि वे लाला जी की इच्छा पूरी करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा कठिन था पाकिस्तान का वीज़ा लेना। आखिर क्या है इन दोनों देशों के बीच सिवाय बंटवारे की उस तार के कि उस पार जाना इतना कठिन है? पाकिस्तान वीज़ा के लिए अप्लाई करते ही क्या क्या ना झेलना पड़ा। वीज़ा फॉर्म को भरने के लिए पहला सवाल कि आखिर जाना क्यों चाहते हैं पाकिस्तान? व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, या पाकिस्तान की सरजमीन से गुजर भर जाने के लिए? क्या लिखे मनोहर
इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं हिंदुस्तानियों के पास पाकिस्तान जाने के लिए कि कभी ये सिर्फ एक ही मुल्क था, कि वे कभी उसी का एक हिस्सा थे, कि कितनी तो यादें बसती हैं आज भी उनकी वहाँ, कि आज भी बंटवारे के समय वहाँ से उजड़ कर आए हिंदुस्तानी उस सरजमीन की याद में दम तोड़ देते हैं। आखिर क्यों नहीं है वह सब कुछ इस वीज़ा के फॉर्म में? उसके बाद तस्वीरें, फॉर्म की कॉपियाँ, पाकिस्तान में किसी परिचित का पता, उसका निमंत्रण, जाने का कोई कारण, न जाने कितने सवाल। आखिर कितना बदल जाती है धरती और कितना बदल जाता है आसमान सिर्फ चंद लकीरें खींच देने से। इसके बाद मनोहर ने पाकिस्तान एम्बेसी के चक्कर काटना शुरू किया। क्या क्या नहीं झेला इस बीच उसने, और अंदाज़ा लगाया कि किस तरह नफरत से खदेड़ा गया होगा दोनों कौमों को सरहद के पार। कितना तो जहर उगला गया होगा दोनों तरफ से, कि जिसका असर आज भी फिजाओं में बाकी है। आज भी हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान का वीज़ा आसानी से नहीं मिलता, और ये एक तरफा नहीं, दोनों ही मुल्क की दूरी को बनाए और बचाए रखने में जी जान से लगे हुए हैं, जबकि सरहद से पार दोनों ही तरफ शायद जीवन धड़कता है। ये बताने पर कि वे पाकिस्तान अपने दादाजी की अस्थियां ले जाना चाहते हैं, कितना तो मखौल उड़ाया गया उनका। और अब क्या रखा है आप लोगों का पाकिस्तान में? सब कुछ तो खत्म हो गया, अब तो नाम भी नहीं लेता होगा कोई आपका वहाँ। जाने की कोई खास वजह समझाई जनाब। कितनी जेरें हुई, कितनी गुजारिशें, कितने चक्कर काटे, कितनी सिफारिशें, तो कहीं जाकर 1 महीने का वीज़ा लगा। जाने का वह दिन सुबह सुबह निकलना था। पुरुषोत्तम को जहाँ तक याद है, शायद ये पहली बार ही रहा होगा कि दुकान 6 दिनों के लिए बंद रहेगी। लालाजी अपने काम के प्रति बहुत समर्पित है, इसलिए पुरुषोत्तम को याद नहीं कि कभी लालाजी ने इतने लंबे समय के लिए दुकान को बंद किया हो। हाँ, कभी 1 आध दिन हो गया तो और बात है। वैसे उन्हें तो 1 आध दिन भी होश में याद नहीं, क्योंकि जब से दुकान को उन्होंने संभाला है तब से तो लालाजी और पुरुषोत्तम 2 लोग हो गए। कभी किसी को जाना पड़ भी जाए तो दुकान संभालने के लिए दूसरा तैयार। घर के दरवाजे के ठीक ऊपर दीवार पर गुरु नानक देव जी की सुनहरी तस्वीर टंगी थी। पुरुषोत्तम को याद आया ये तस्वीर लालाजी ने ही अपने हाथों से लगाई थी, और बार बार तस्वीर लगाते हुए वे प्रकाशों यानी माँ और पुरुषोत्तम से पूछते रहे थे कि तस्वीर सीधी लगी या नहीं। ये तस्वीर तब से इस घर की हिफाजत कर रही है। उसने देखा तस्वीर में से गुरु नानक देव जी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने श्रद्धा से आंखें झुका दी और मन में सोचा कि पेशावर से लौट कर वे लालाजी की एक तस्वीर बनाएंगे और यूं ही दरवाजे पर टांगेंगे। और फिर घर की चाबी को न जाने क्या सोचकर चूम लिया उन्होंने, और फिर अपने गास्केट यानी बनियान की भीतर वाली जेब में हिफाजत से रख लिया। चलते हुए सब ने अपने घर की देहरी को छूकर माथे से लगाया था। पुरुषोत्तम जो मनोहर के साथ फ्लाइट में बैठी दुकान और कामकाज की चिंता उनके दिमाग में थी। उन्होंने अपने सर को इस कदर झटका जैसे इस पल में लालाजी और उनके ख्वाब के बीच किसी को आने नहीं देना चाहते थे। एक नई जमीन, एक नया आसमान था जिसे मनोहर ने परिवार के साथ उड़ान भरी। उस दिन 11 फरवरी थी, 11 फरवरी 2016, दिन वीरवार, वक्त था शाम के 7:45। वीरवार को बाजार बंद रहता है, यही सोचकर टिकट कटवाई गई थी। शहर सुकून से सो रहा था। पुरुषोत्तम ने इस वक्त सोचा कि अपने परिवार के साथ इस तरह कितना कम बाहर निकले हैं। उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ। उन्होंने परिवार की तरफ देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक अपनी पत्नी को बोल उठे, हमें एक बार घूमने लद्दाख भी जाना चाहिए। सुरजीत यानी उनकी पत्नी ने देखा और मुस्कुरा दी। वे समझ गए उनके मन को। सुरजीत ने पलकों को झुकाकर जैसे आश्वस्त किया कि मैं जानती हूँ आपकी व्यस्तता को, तो मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने एक नज़र मनोहर को देखा। मनोहर अभी भी खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी एकाग्रता बता रही थी कि अभी पेशावर जाने के अलावा कुछ भी नहीं है उसके दिमाग में। उन्हें मनोहर पर ढेर सारा प्यार आया। ये कतर एयरलाइंस की फ्लाइट थी जिसे वाया कतर और दोहा होते हुए पेशावर जाना था। इस पूरी यात्रा में लगभग 12 घंटे लगने वाले थे। अंधेरा गिर चुका था और आसमान पर छोटे छोटे तारों ने अपना डेरा जमा लिया था। मनोहर सोच रहा था कि सितारे जितनी धरती से दूर लगते हैं उससे कम तो यहाँ से भी नहीं। ये जो दूरी है, नज़दीक होते हुए भी हाथ बढ़ाकर उसे छुआ नहीं जा सकता। हवाई जहाज में बैठकर ये तारे हमारे पहुँच से उतने ही दूर हैं। न जाने क्यों अचानक उसे लालाजी का ख्याल हुआ आया। वे भी तो सारी उम्र इन बेहद दूर हो चुके तारों को छू भर लेने की इच्छा मन में रखे रहे। कितना ही नज़दीक क्यों ना हो पेशावर हिंदुस्तान से, लेकिन इन 2 मुल्कों के बीच की सरहद ने कितनी दूरियां पैदा कर दी हैं। आधे घंटे की सारी औपचारिकताओं के बाद मनोहर अपने बाबूजी पुरुषोत्तम, माँ सुरजीत और बहन छोटी के साथ एयरपोर्ट पर खड़ा था। सबके मन में अजीब सी उहापोह मची थी। वैसा ही तो है यहाँ का मौसम, वैसे ही चेहरे, वैसे ही मिलती जुलती जबान, पहनावा भी लगभग एक सा। फिर अलग क्या है? ना बताएं कभी तो कोई कह ही नहीं सकता कि हम उनके बीच से नहीं हैं। पेशावर के बच्चा खान एयरपोर्ट से बाहर निकल वे अभी गेट पर खड़े थे और सामने टैक्सियों की लंबी कतारें थी। उन्हें वहाँ से उस जगह जाना था जहाँ का नाम भी शायद कोई ठीक से नहीं जानता। जेद्दा गांव, पेशावर का एक गांव। पुरुषोत्तम ने पहले होटल लेकर कुछ देर आराम करने का सोचा। एयरपोर्ट के सूनेपन से दूर ये शहर था। शहर जैसी चहल पहल, गाड़ियाँ, रास्ते, टैक्सी एक होटल के दरवाजे पर खड़ी हुई है। ये 4 स्टार होटल था। सफ़ेद रंग की खूबसूरत बिल्डिंग, बड़ा सा गेट के अंदर हरा भरा लॉन, होटल की लॉबी और लॉबी में लगे बड़े बड़े सोफे।
पाकिस्तान में होते हुए भी पूरा ब्रिटिश आर्किटेक्चर खूबसूरत और आकर्षक। अपना आइडेंटिटी प्रूफ और वीज़ा तथा पासपोर्ट की कॉपी सबमिट करने समेत 15 मिनट की औपचारिकताओं के बाद उन्हें कमरा मिल गया। बेरा आया और सारा सामान कमरे में पहुंचा दिया। पुरुषोत्तम ने सोचा कि दिन भर की भागदौड़ में छुट्टी थक जाएगी। तैयार होते होते इन्हें 12 साढ़े 12 बज गए। इस बीच मनोहर जाकर होटल के मालिक से जगह के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। बहुत पूछताछ के बाद जगह का ठीक अंदाजा लग पाया, लेकिन यह लगा कि वह जगह कम से कम यहाँ से 2-2.5 घंटे की दूरी पर होगी। जाना फिर लौटना और ढूंढने में भी वक्त लगेगा, इसलिए तय किया गया कि कल सुबह ही वहाँ के लिए निकला जाएगा। पुरुषोत्तम ने सोचा कि दिन भर की भागदौड़ में छुट्टी थक जाएगी और वह कोई घूमने की जगह तो है नहीं, इसलिए तय किया कि सुरजीत और छोटी होटल पर ही रुकेंगे। पुरुषोत्तम ने बात जो ही सुरजीत के आगे रखी, सुरजीत ने सुनते ही ना कर दिया। हम अकेले नहीं रहेंगे यहाँ, पराया मुल्क पराए लोग, आपका तो सारा दिन पता नहीं कहाँ जाना होगा, इधर हम अकेले। नई जगह को लेकर उनके मन में एक डर था, और वह भी पाकिस्तान। कितना डर बैठ गया है भीतर कि पाकिस्तान का नाम लेते ही ऐसे लगता है जैसे दुश्मन का गढ़ हो। पुरुषोत्तम ने सोचा, यही पेशावर, यही ज़मीन जिसके लिए लाला जी सारी उम्र तरसते रहे, कितनी अनजान, कितनी भयावह हो गई है हमारे लिए। अगले दिन सुबह 8 बजे करीब टैक्सी आ गई। मनोहर की नज़र अभी भी खिड़की के बाहर थी। वे जैसे इन सड़कों, इन रास्तों से अपना कोई नाता जोड़ता चल रहा था, जैसे उन्हें बता रहा हूँ कि वह लाला दौलत राम का पोता है। जैसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम जानते हो लाला दौलत राम को? क्या तुम्हें पता है उनकी पत्नी का नाम प्रकाश हो? मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि कैसे रहे होंगे लाला जी यहाँ, कहाँ खेलते होंगे, कैसे बड़े हुए होंगे। और फिर उसे लाला जी की सुनाई किससे याद आने लगी कि कैसे वे एक बार आम के पेड़ पर चढ़ बैठे थे और बेबी के लाख बुलाने पर भी नीचे नहीं आए थे, कि कैसे उनके पिताजी ने आकर उन्हें पेड़ से उतारा था और फिर किस तरह उनकी पिटाई हुई थी। यह कि उनके बाबूजी के पास एक छड़ी थी जिसकी बूट सोने की थी और जिसे वे सदा अपने साथ रखते थे। यह कि उनके बाबूजी और उनके रिश्तेदारों की तंबाकू की मंडियाँ थीं और वे अक्सर अपने बाबूजी और चाचा जी के साथ वहाँ चले जाया करते थे। यह है कि जब प्रकाशो ने दादी से उनका ब्याह हुआ तो उनकी उम्र केवल 16 साल की थी और कैसे वे अपनी दुल्हन की डोली को जंगलों से लेकर गुजरे थे। यह भी कि वे बहुत डरे हुए थे। रात का तीसरा पहर था, लेकिन फिर भी सीना तान कर डोली के आगे आगे चल रहे थे। टैक्सी का ड्राइवर ये पता चलने पर कि वे लोग हिंदुस्तान से आए हैं, उन्हें पेशावर का इतिहास बताता चल रहा था। जनाब, आप लोग हिंदुस्तान से आया है, हमको अच्छा लगा। ये मुल्क बेहद खूबसूरत है। आपको बताएं कि एक वक्त पूरा पेशावर 12 दरवाज़ों में कैद था। इन्हीं 12 दरवाज़ों से होकर पेशावर में कदम रखा जा सकता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने जितना नुकसान आपके मुल्क को पहुँचाया उससे ज़रा भी कम हमारे मुल्क को नहीं पहुँचाया। आज वो दरवाजे सिर्फ तारीख बनकर रह गए हैं। मनोहर ने उसे ध्यान से देखा। उसने लाला जी जैसा ही कुर्ता सलवार पहन रखा था और सिर पर कुल्लेदार पगड़ी। वे होटल में मुस्कुरा दिया। पठान ड्राइवर उन्हें रास्ते पर जुगन शाह के ऐतिहासिक गुरुद्वारे, गुरु गोरखनाथ के मंदिर, पंचतीर्थ, पुरानी मस्जिदों के किस्से सुनाता रहा। पेशावर के पश्चिम में बसे होती मर्दान और उस होती मर्दान का एक गांव जेद्दा, जहाँ से मनोहर की जड़ें जुड़ी थी। वह सोच रहा था कहाँ घूम रहा है, कहाँ चला आया, आखिर क्या है उसकी पहचान, किस मुल्क, किस समाज का हिस्सा है वह, और पेशावर की इस घाटी में आखिर क्या ढूंढने चले आया है। मनोहर की नजरें बार बार चल रहे दृश्यों पर टिकी थी। बाहर अचानक बारिश होने लगी थी। कुछ देर तो वह बूंदों को अजनबी की तरह अपने चेहरे पर महसूस करता रहा, और फिर यह एहसास होने पर कि ये बारिश भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसके अपने मुल्क में होती है, उसने चेहरा अंदर कर लिया। उसने खिड़की का शीशा चढ़ा लिया और जैसे रूहानी दुनिया से बाहर आ गया। उसने महसूस किया कि बाबूजी के चेहरे से पीछे पलट कर देखा। बाबूजी आराम से सो रहे थे। उसने महसूस किया कि बाबूजी के चेहरे पर भी लाला जी की तरह उम्र के निशान दिखने लगे हैं। वे भी सोते हुए लाला जी जैसे ही मासूम और प्यारे दिखते हैं। वे भी अपनी पहचान को, अपनी जड़ों को, अपने मुल्क को, अपने शहर को शायद उतना ही प्यार कर रहे हैं जैसा लाला जी ने अपनी ज़मीन को किया था। मनोहर के मन में बाबूजी के लिए श्रद्धा का भाव उमड़ आया। एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अपने बच्चों, अपने काम धंधे, अपने बुजुर्गों के नाम, उनकी साथ, उनकी इज्जत को प्यार करता रहा और जिसने अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में ही अपना सारा जीवन गुजार दिया, आज कैसा बेसुध सा चलती टैक्सी में एक अनजान मुल्क, अनजान फिजाओं में घूम रहा है, सिर्फ अपने पिता की आत्मा, उनकी मिट्टी को सही ठिकाने तक पहुँचाने के लिए। लगभग 3 घंटे की सड़क यात्रा के बाद अब वे मर्दान रिंग रोड पहुँच चुके थे। होती मर्दान, यहीं कहीं इन रास्तों में और भीतर कहीं एक गाँव होगा, जेद्दा गाँव, लाला जी का पिंड, उनके पुरखों का घर, उनकी अपनी पहचान। यहीं बचपन बीता, यहीं जवान हुए, यहीं ब्याह हुआ, यहीं ब्याह कराई प्रकाशो, और फिर इसी को उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया उम्र भर के लिए। यहीं सुना था उन्होंने कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। यहीं उन्हें पता चला कि इस मुल्क पर फिरंगियों का कब्जा नहीं होगा। यहीं सुना था उन्होंने कि हिंदुस्तान 2 भागों में बंट रहा है, और यहीं एक दिन उन्हें पता चला था कि हिंदुस्तान 2 भागों में बंट गया है। और यहीं इस गांव से उदास होकर, डरते हुए, लेकिन उम्मीद के साथ अपनी दुकान और घर पर ताला लगाकर निकले थे कि फिर लौट कर आएंगे।
ये गर्दोगुबार थम जाएगा तब सब लोग यूं ही वापस अपने घरौंदों को लौटेंगे। ये सियासी लड़ाई दिलों में फर्क पैदा नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने तो दाशों की आंखों से लह रहे आंसुओं को पूछा था। उसका हाथ थाम कर चल दिए थे। रात के घने अंधेरे में कुर्ते के नीचे पहनने वाली बनियान में उन्होंने घर के ताले की चाबी रखी थी। ये सोचते हुए मनोहर का हाथ अपने आप जेब में रखी चाबी तक पहुंच गया। चाबी जो उसे लाला जी ने दी थी, आंखें मूंदने से ठीक पहले। उसके दिल में एक आस ने आवाज़ दी कि वह ज़रूर लाला जी का ख्वाब पूरा करेगा। वह ज़रूर उस चाबी से उस बरसों से बंद पड़े दरवाजे को खोल सकेगा और पलंग के नीचे रखे संदूक को खोलकर लाला जी के बचपन को फिर से आज़ाद कर सकेगा। जेता गांव के मुहाने पर यह बोर्ड लगा था जिस पर पश्तो में कुछ लिखा था। ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि लिखा है जेता गांव आपका एहतराम करता है। बोर्ड पर लिखा था गांव, लेकिन मनोहर ने देखा हाँ गांव जैसा कुछ नहीं था। आसमान पर तारों के जाल बिछे थे जिसमें रंग बिरंगी पतंगे उलझी थी। मोबाइल के टावर दिख रहे थे। हिंदुस्तान के गांवों सा ही यह गांव भी अब शहरीकरण की चपेट में था। गांव और शहर के बीच फंसा जेद्दा हलकान हुआ जा रहा था। कंक्रीट की सड़कें थी और सड़कों के दोनों तरफ नाले थे। कितना बदल गया है ये, कितना अलग है ये लाला जी के सुनाए किस्सों से। जिस जेद्दा को मन में संजोए वे इतनी दूर से चले आए थे, अपनी तस्वीर से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अब वहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेस्तरां, बाजार सब कुछ खुल गया है। सूरज आसमान में चमकता अच्छा लग रहा था। उन्होंने उनके अपने शहर की तरह अपनी गर्मी से उन्हें राहत पहुंचा रहा था। पिछले कई घंटों से बैठे बैठे वे थक गए थे और बाहर निकलकर कमर सीधी कर लेना चाहते थे। सब गाड़ी से बाहर निकले और पल भर सुस्ता लिए। उसने ड्राइवर से चाय का ठिकाना पूछा। मनोहर ने चाय वाले से करीम मोहल्ला पीर चौक के बारे में पूछा। ये पूछने पर कि उन्हें किनके यहाँ जाना है, दोनों बाप बेटा एक दूसरे का मुंह तकने लगे। दो पल चुप रहने के बाद आगे बढ़कर पुरुषोत्तम ने जवाब दिया, किसी ने कहा नहीं जाना, असी हिंदुस्तान तो आए हाँ, सारे पुरखे रहने से इधर। इसके बाद पुरुषोत्तम को ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे वह चाय वाला सब कुछ समझ गया। यूं भी उसकी दुकान पर 3-4 ग्राहक खड़े थे जो मोबाइल का रिचार्ज करवाने आए थे। उसने ड्राइवर को रास्ता समझाया और अगले 15 मिनट में भी पीर चौक पर खड़े थे। पख्तून पिज़्ज़ा, द यम्मी पिज़्ज़ा। बड़ी रौनक थी पीर चौक पर। रिक्शे, ऑटो, साइकिलें, स्कूटर, खूब भीड़ भाड़। ये पीर चौक था। यहीं से उन लोगों को लाला जी का पुराना घर खोजना था। अजीब पशुपेश में थे दोनों। किससे पूछें, किससे कहें, क्या कहें कि घर का पता लग जाए। करीम मोहल्ला पीर चौक पर ही था। उन्होंने टैक्सी वाले को रुकने का इशारा किया और नीचे उतर गए। मनोहर ने आगे बढ़ के पहचान के सूत्र खोजने की कोशिश की। भाषा भी बड़ी समस्या थी, उन्हें पश्तो नहीं आती थी। मनोहर को लगा काश लाला जी साथ होते, कितना आसान होता उन सबके लिए। लाला जी तो देखते ही अपना घर पहचान लेते हैं, पर अगले ही पल उसे लगा कि नहीं, लाला जी होते तो भी अपना घर नहीं पहचान पाते। मनोहर को उलझा हुआ देखकर पुरुषोत्तम ने हिम्मत की और आगे बढ़कर एक बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश की। शुक्र है लोग कुछ पंजाबी समझते थे। पुरुषोत्तम ने आगे बढ़कर दुआ सलाम किया और उस औरत से पूछने की कोशिश की। औरत की उम्र लगभग 70 बरस रही होगी। वह दरवाजे पर मंजा डाले बैठी थी। माता जी, असी हिंदुस्तान तो आए हैं। वह औरत थोड़ा ऊंचा सुनती थी, शायद भाषा की भी समस्या रही होगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह बताने पर कि हम हिंदुस्तान से आए हैं एक जवान लड़का सामने आ गया। शायद उस बूढ़ी औरत का पोता रहा होगा। वह पंजाबी भी समझता था और उसके कान भी ठीक थे। अब मनोहर ने शुरुआत की, असी हिंदुस्तान तो आए हैं, साढ़े लाला जी अदर ही रहते सी 1947 तो पहला। लड़के ने दादी को बात समझाई तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने नाम पूछा, लाला दौलत राम, पिता लाला जीवन लाल। बूढ़ी औरत नाम तो नहीं जानती थी, लेकिन आंखों में एक अपनेपन की चमक दिखाई दी। उसने अपने पोते को इशारा किया और 2 मिनट बाद उनके लिए प्लास्टिक की कुर्सियां हाजिर हो गई। अब वह बूढ़ी औरत कई सवाल करने लगी तो उसके पोते के माध्यम से पुरुषोत्तम और मनोहर उनसे सवाल उस तक पहुँचने लगे। बहुत देर की बातों के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला और वे दोनों निराश होकर उठने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने अपने पोते को उनके साथ कर दिया। अब वह लड़का जिसका नाम अकरम था उनके साथ साथ चलने लगा। ना तो पुरुषोत्तम को और ना ही मनोहर को लाला जी के घर का ठीक ठीक पता था। मनोहर लाला जी के मुंह से सुनी बातों से पता खोजता रहा और उस लड़के को बताता रहा, लेकिन कुछ पता न चला। सुल्तान मियाँ की मुरब्बे की दुकान, प्रीतम का ट्यूबवेल, कलीम मियाँ की आटे की चक्की, सबका नाम लिया मनोहर ने, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक पुरुषोत्तम को याद आया, लाला जी अक्सर गुरुद्वारे का जिक्र करते थे। गुरुद्वारे का नाम लेते ही अकरम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं उन्हें गुरुद्वारे तक ले गया। ये गुरुद्वारा बंटवारे से पहले का था, शायद यही बावजूद माता जी आते होंगे, पुरुषोत्तम ने सोचा। गुरुद्वारे के बाहर हैंडपम्प लगा। पूछने पर पता चला कि यहाँ पहले एक कुआं हुआ करता था जिस पर गाँव के हिंदू लोग पानी भरने आया करते थे। इसी कुएं पर माँ पानी भरने आती थी। जैसे कुछ गुदगुदा सा गया पुरुषोत्तम में। अब लग रहा था जैसे वे मंजिल के बेहद करीब है, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पास तक पहुँच कर भी ठिकाने तक नहीं पहुँच पा रहे थे लोग। अब मनोहर से ज़्यादा ये बेचैनी पुरुषोत्तम के चेहरे पर दिख रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे कुछ अधूरा रह रहा है। उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। एक कर उन्होंने कई निशानियाँ गिनवाई, लेकिन कोई भी किसी अंत तक नहीं पहुँच पा रही थी।
उन्हें लाला जी की याद बेहद सताने लगी। बचपन में उनकी बातें, उनके सुनाए किस्से उनकी आंखों से गुजर रहे थे। माँ का उन्हें पिकारना, पिताजी का डांटना, लाला जी की बातें, उनके खेलते खेलते जानवरों की नकल के दृश्य। अचानक उन्हें याद आया लाला जी खेल खेल में शेर बनकर उन्हें डराते थे। उनकी कोई चीज़, कोई खिलौना चुरा लेते और पुरुषोत्तम के पूछने पर या रोने पर बताते, वह तो मैंने घर की मुंडेर पर बने शेर के मुंह में रख दिया। और पुरुषोत्तम जब बाहर आकर घर की मुंडेर पर देखता तो पता चलता कि यहाँ तो शेर है ही नहीं। पुरुषोत्तम की आंखों में एकदम चमक आ गई। मनोहर अकरम की बात को एकदम काटते हुए बीच में बोले, यहाँ कोई ऐसा घर है जिसकी मुंडेर पर 2 शेर बने हैं? सवाल सुनते ही वही चमक जो कुछ देर पहले पुरुषोत्तम की आंखों में थी, कूद कर अकरम की आंखों में आ बैठी और उसने जवाब दिया, इस तरह कहो ना कि शेरा वाले का, और तेजी से आगे बढ़ गया। और कुछ ही देर बाद वे शेरों वाले घर के सामने खड़े थे। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो घर की मुंडेर पर दोनों ओर 2 शेर दिखे, बड़े बड़े आकार के 2 भूरे शेर। दोनों के बड़े बड़े जबड़े खुले हुए थे, उनमें काफ़ी जगह थी। पुरुषोत्तम के मन में एक पल के लिए आया, अच्छा तो लाला जी यही मेरे खिलौने छुपा कर रखते थे। आंखों में आंसू के साथ मुस्कान थी। पुरुषोत्तम ने शेरों से नजर हटाकर जो ही चारों ओर देखा, उन्हें मानो झटका सा लगा। सड़क पर भीड़ भाड़ थी, गाड़ियों का शोर था, लाला जी के घर वाला पहरास्ता अब बाजार में तब्दील हो गया था। और शेरों वाले घर के बाहर एक लाल रंग का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था पख्तून पिज़्ज़ा, द यम्मी पिज़्ज़ा। नाम अंग्रेजी में भी लिखा था, इसलिए मनोहर पढ़ पाया। अकरम ने बताया कि यहाँ की पिज़्ज़ा तो पूरे जेते में मशहूर है। आपने बताया होता कि पख्तून पिज़्ज़ा जाना है तो हम कब के पहुँच गए होते। जब लाला जी अपने मुल्क, अपने गांव को याद करते थे तब पुरुषोत्तम को यह तो मालूम था कि लाला जी जैसा सोच रहे हैं वैसा तो अब नहीं रहा होगा, लेकिन वह इतना बदल जाएगा उन्होंने ऐसा भी नहीं सोचा था। लाला जी जिस गांव की बात करते थे, ना चाहते हुए भी पूरे परिवार के दिमाग में वह उसी तरह दर्ज हो गया था। एक प्यारा सा गाँव, प्यारे से गाँव में खेलते प्यारे प्यारे बच्चे। पुरुषोत्तम को ये दुख था कि आज जब वह यहाँ हैं तब उनके साथ लाला जी नहीं हैं।